महास्तभित जातक अध्याय 21। जाहिर है मधु उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। प्रिय बाबू बोले, बाप ने तुम्हारा नाम बेकार ही मधुसूदन रखा है। थोड़ा रुककर मास्टर साहब ने फिर कहा, मधुसूदन नाम के हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे। नाटक लिखकर उन्होंने एक जमाने में बहुत नाम कमाया था। एक लड़के ने टोकते हुए कहा, सर मधुसूदन तो ईसाई बन गए थे। हाँ, ईसाई हुए तो क्या हुआ, आखिरकार उन्हें भी हिंदू देवी देवताओं पर ही कविताएं लिखनी पड़ी। मधुसूदन ने बड़े कौतूहल से पूछा, सर वे ईसाई क्यों हुए? प्रिय मास्टर बताने लगे, मोदो मधुसूदन तो ईसाई बनकर अपने गांव गया। पड़ोसियों को बुलाकर उसने कहा, मैं तुम्हारी जात छोड़कर ईसाई बन गया हूं। पड़ोसियों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा किया बेटा मोदो, जीते रहो जीता रहो। बात कानाफूसी होते होते मोदो की माँ के कानों तक पहुंच गई। माँ ने पूछा, क्यों रे मोदो, ये मैं क्या सुन रही हूं? मोदो बोला, क्या सुन रही हो माँ? तू ईसाई क्यों बन गया रे? मोदो ने जवाब दिया, माँ मुझे फेथ यानी विश्वास हो गया है। प्रिय मास्टर की बात खत्म ही हुई थी कि हमारे मधुसूदन ने तपाक से उठकर कहा, सर मुझे भी थोड़ा थोड़ा फेथ यानी केत हो रहा है। पूरी क्लास के लड़के हो करके हंस पड़े। प्रिय मास्टर ने साइलेंस कहकर 2-4 बार चिल्लाया, तब जाकर कमरा शांत हुआ। फिर उन्होंने बड़े ही गंभीर स्वर में मधुसूदन से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें भी फेथ हो रहा है? जी सर, प्रिय मास्टर ने मधुर आवाज में पुकारा। मॉनिटर! उस समय अक्षय नाम का एक लड़का मॉनिटर था। अक्षय के खड़े होते ही उन्होंने हुक्म दिया, मैप पॉइंट। अक्षय क्लास से बाहर निकल गया। इस मैप पॉइंट और मॉनिटर के बारे में कुछ बताना जरूरी है। क्लास में 5-6 लड़कों को अच्छे लड़के के तौर पर गिना जाता था। इनमें से 2 लड़के वाकई अच्छे थे, पर बाकी के पढ़ाई लिखाई और अन्य विद्याओं में हमारे जैसे ही होने के बावजूद क्यों अच्छे लड़कों में गिने जाते थे ये मैं नहीं जानता। इन्हीं में से बारी बारी से एक मॉनिटर बनता था। मॉनिटर का काम था ब्लैक बोर्ड की चौक खड़ी ठीक रखना, हाजिरी रजिस्टर आने पर चिल्ला कर नाम पुकारना, मास्टर साहब के आने से पहले शोर मचाने वालों की शिकायत करना और भूगोल की पढ़ाई के समय मैप नक्शे के पास खड़े रहकर ये देखना कि लड़के सही जगह दिखा पा रहे हैं या नहीं। ब्रिटिश हुकूमत के कांस्टेबलों की तरह ये भी क्लास के कांस्टेबल ही थे, यानी अगर ये किसी लड़के के खिलाफ शिकायत कर दें तो फिर दूसरे पक्ष की कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसी वजह से कुछ मॉनिटरों को कभी कभी लड़कों के हाथों चपत और घूसे भी खाने पड़ते थे। ये मैप पॉइंट दरअसल बांस की एक लंबी फट्टी होती थी जो करीब 3-3.5 हाथ लंबी होती थी। उसे अच्छी तरह छील कर साफ किया जाता था और उसका एक सिरा नुकीला होता था। स्कूल प्रशासन नक्शे मैप के ऊपर उंगलियों के निशान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए इस बांस की फट्टी से नक्शा दिखाना ही वहां का नियम था। मॉनिटर मैप के पास ही खड़ा रहता था और छात्र दूर से ही मैप पॉइंट से इशारा करके जगह दिखाते थे। सही जगह दिखाई जा रही है या नहीं, इसे जांचने की जिम्मेदारी मॉनिटर की होती थी। हम मैप पॉइंट पकड़कर नक्शे में कहीं भी एक खोंचा मार देते थे और मॉनिटर कह देता था, बिल्कुल ठीक है सर। न जाने क्यों कुछ मास्टरों को बैंत के बजाय मैप पॉइंट से पिटाई करने में ज्यादा मजा आता था। प्रिय मास्टर इसी गुट के थे। अक्षय हुक्म मिलते ही तपाक से लाइब्रेरी से एक मैप पॉइंट ले आया। प्रिय मास्टर ने उसी से मधुसूदन का फेथ यानी विश्वास या भूत उतारना शुरू कर दिया। 5-7 हाथ पढ़ते न पढ़ते मैप पॉइंट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। प्रिय मास्टर हाफते हुए दहाड़े, अनदर मैप पॉइंट। अक्षय दौड़कर दूसरा मैप पॉइंट ले आया, लेकिन कुछ ही चोट के बाद वो भी टूट गया। मधु बोला, क्यों स्कूल का नुकसान कर रहे हैं सर, हाथ से ही मार लीजिए। मधु की बात सुनकर मास्टर साहब आग बबूला हो गए और बड़बड़ाते हुए क्लास से बाहर निकल गए। सुना गया कि वे मधु की शिकायत लगाने टमरी साहब के पास गए हैं। वो दिन तो जैसे तैसे बीत गया, क्योंकि प्रिया बाबू अकेले ही क्लास में लौटे थे। पर अगले दिन क्लास शुरू होते ही टमरी साहब आधम के, उनके पीछे बूढ़ा राजपति दरबान था, जिसके हाथ में 2 मोटी मोटी बेंतें थीं। मलक्का द्वीप की जैसी मोटी बेंत की लाठियां इस देश में मिलती हैं, वैसी ही एक आदमी जितनी लंबी बेंत देखकर ही डर के मारे हमारे सीने में धुकधुकी होने लगी। टमरी ने करीब 6 मिनट तक सभी छात्रों पर अपनी नजरें दौड़ाईं और फिर दहाड़े, मधुसूदन मुखर्जी। मधु हमारे पास ही बैठा था। पुकार सुनते ही वो खड़ा हो गया और टमरी बोले, मेरे साथ आओ। मधुसूदन चुपचाप उनके पीछे पीछे चला गया। करीब 15 मिनट बाद मधुसूदन वापस लौटा। उसकी धोती और कमीज पर खून के धब्बे थे। आंखें बिल्कुल लाल थीं, पर उनमें आंसू की एक बूंद तक न थी। उसने अपनी दाहिनी हथेली हमें दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चाकू से हथेली को आड़े में चीड़ दिया हो। उसने क्लास में चिल्लाकर कहा, साले टमरी को मैं देख लूंगा। क्लास में उस समय जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, मारने पीटने की विद्या में वे भी किसी से कम नहीं थे। जैसे ही बात उनके कान में पड़ी, उन्होंने मधु से पूछा, क्या बक रहे हो रे मधु? मधु मास्टर साहब के पास गया और अपना हाथ दिखाकर बोला, देखिए सर, टमरी ने मेरा क्या हाल किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा घर अहिरी टोला में है।
मधु का साहस देखकर हम सहम गए, कहीं फिर से पिटाई न हो जाए। लेकिन मास्टर साहब ने उसे डांटा तक नहीं, बस इतना कहा, जा पागलपन मत कर। पहला पीरियड खत्म होते ही मधु अपनी किताबें लेकर धड़धड़ाते हुए क्लास से बाहर निकल गया। उस दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब मैं सड़क पर आया तो देखा कि गेट के सामने करीब 200-300 लोग जमा हैं। मधु उनके बीच खड़ा होकर स्कूल की तरफ मुंह करके बेहद विभत्स भाषा में टमरी की 14 पीढ़ियों का श्राद्ध कर रहा था। उसका दाहिना हाथ बैंडेज से बंधा हुआ गले से लटक रहा था। सड़क पर स्कूल के लड़के और राहगीर खड़े होकर मजा देखने लगे। नीमतला घाट स्ट्रीट से उस समय दिन रात बैलगाड़ियां और भैंसा गाड़ियां गुजरती थीं। भीड़ की वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। डर के मारे स्कूल का कोई भी मास्टर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तमरी और उनके जैसे दूसरे गोरे चमड़ी वाले मास्टर दूसरी मंजिल की गैलरी में खड़े होकर नीचे का नजारा देख रहे थे और मधु एक हाथ गले में लटकाए दूसरा हाथ हवा में लहराकर उन्हें चुनौती दे रहा था, नीचे उतर क्या, अगर असली बाप की औलाद है तो। मधु के इस तेवर को देखकर हमें भी डर लगने लगा। ये तो जैसे कोई और ही इंसान था। वही शांत और मिलनसार मधु जो हफ्तों तक खामोशी से बैंत की मार सहता रहा था, अचानक उसमें आए इस भयानक बदलाव को हम अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। उसकी कमर में एक हाथ लंबा चमड़े का म्यान खुसा हुआ था जिसमें छुर्रा चमक रहा था। बिना आस्तीन के बनियान पहने, धोती का कसकर कांचा लगाए वो नंगे पैर तड़ातड़ उछल रहा था और लगातार चिल्लाकर गालियां दे रहा था। सांप और नेवले की लड़ाई के वक्त नेवला जैसे जोश में फूलने लगता है, हर छलांग के साथ मधु भी वैसा ही फूला हुआ दिख रहा था। कितनी ही बार हमारी नजरें उससे मिलीं, पर उसने जैसे हमें पहचाना तक नहीं। मधु के साथ मारपीट करने के लिए करीब 25 लोग आए थे। स्कूल के सामने एक घर के ऊंचे चबूतरे रॉक पर मैंने देखा 2 आदमी बैठे हैं जिनके सामने 3 हाथ लंबे पक्के बांस की लाठियों का ढेर लगा है। सुना गया कि उन सबके पास छुरी और छुर्रे भी हैं। उधर स्कूल के शिक्षक दूसरी और तीसरी मंजिल पर खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे। किसी में भी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं थी। तभी देखा गया स्टीफन साहब सड़क पर आकर खड़े हुए। स्टीफन साहब एक ख्याति प्राप्त पुरुष थे। स्कूल और कॉलेज के सभी छात्र, शिक्षक, यहाँ तक कि नौकर भी उन्हें प्यार और सम्मान देते थे। स्कूल के गेट के सामने जो इतना बड़ा कांड चल रहा था, उसे लेकर उनके मन में रत्ती भर भी कौतूहल नहीं जागा। स्टीफन साहब के जाते ही मधु ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उधर दिन ढल रहा था, लेकिन हंगामा जमने की कोई खास उम्मीद न देख हम एक तरह से निराश होकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन स्कूल जाकर देखा कि गेट के सामने लाल पगड़ी पुलिस खचाखच भरी हुई है। क्लास में जाकर पता चला शाम 5 बजे तक जब टमरी साहब सड़क पर नहीं उतरे तो मधु और उसके साथी चले गए थे। उनके जाने के बाद पुलिस को खबर दी गई। शाम को पुलिस ने आकर उन्हें उनके घर पहुंचाया। उस दिन टिफिन की छुट्टी के बाद वाले पीरियड में स्कूल का सर्कुलर नोटिस निकला। गंभीर अपराध के कारण 5वीं श्रेणी के छात्र मधुसूदन मुखर्जी को स्कूल से निष्कासित किया जाता है। उन्होंने एक बार अपनी साइकिल पर चढ़ने की कोशिश की, पर समझ गए कि उस भीड़ के बीच साइकिल चलाना नामुमकिन है। वे झट से गाड़ी से उतरे, बड़ी लापरवाही से एक बार चारों तरफ देखा और फिर झट से साइकिल उठाकर बगल में दबाई और उस भीड़ को चीरते हुए पैदल ही निकल गए। दार्शनिकों का अंदाज ही निराला होता है। हजरत मूसा के पुण्य प्रताप से टमरी की जान बच गई और महावीर के चरणों में दिन में 6 बार फूल चढ़ाने के बावजूद मधु को स्कूल से निकाल दिया गया। इसके साथ ही एक और नीति भी पुख्ता हो गई कि श्याम बाबू को 7 चोरों की मार मारने पर भी बच निकलना मुमकिन है, लेकिन टमरी को मारने की योजना भर बनाने से ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मगर करीब 1 महीने बाद हमें पुख्ता सूत्रों से पता चला कि मधु के पिता द्वारा मुकदमा करने की धमकी दिए जाने पर स्कूल प्रशासन ने उसे प्रथम श्रेणी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट छोड़पत्र दे दिया है। स्कूल की साख बचाने के लिए मधु के नाम का वह सर्कुलर निकाला गया था। असल में उसका नाम काटा नहीं गया था। स्कूल में इस तरह के हंगामों की बातें शायद बहुत से लोगों को अजीब और नामुमकिन लग सकती हैं, लेकिन हमारे बचपन में मास्टरों की पिटाई, क्लासों के बीच जंग और स्कूलों के बीच मारकाट, ये सब तो आम बात थी। इसके अलावा भी ऐसी कई भयानक लड़ाइयां और खून खराबे होते थे जिनकी वजहों का जिक्र करना ही कानून के फंदे में फंसने जैसा है। उनका विवरण देना तो बहुत दूर की बात है। समय के बदलाव के साथ आजकल के लड़के इस मामले में काफी भद्र यानी शालीन जरूर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कई नए गुण हासिल कर लिए हैं। यानी पलड़ा अब भी बराबर ही है। वॉल्टेयर ने बिल्कुल ठीक कहा है, वी शैल लीव द वर्ल्ड एज फूलिश एंड विकेड एज वी फाउंड इट। अर्थात हम इस दुनिया को वैसा ही मूर्ख और दुष्ट छोड़कर जाएंगे जैसा हमने इसे पाया था। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।